हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद दी अनदर चैप्टर नंबर 19 जो कि है रिफंड्स अंडर जीएसटी। कब हमें रिफंड मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो ये रिवीजन ऑडियो नवंबर 24 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ऑनवर्ड्स भी। तो केसेस व्हेन द रिफंड्स आर अलाउड, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक्सपोर्ट या सप्लाई टू सेल्स डेवलपर या फिर यूनिट ऑन अ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो हमें रिफंड मिलता है। गुड देन और सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड या फिर सप्लाई टू एन सेल्स एसईजेड डेवलपर और यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या फिर यूनिट, तो हमने वहाँ पे आईजीएसटी पेमेंट करा होगा, तो जो भी हमारी कंडीशंस है वो उसके बाद हमें आईजीएसटी का रिफंड मिल जाता है। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आईडीएस के केस में मिलता है, और दूसरा है एक्सपोर्ट सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर या फिर यूनिट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यानी कि ऊपर तो था कि विद पेमेंट हम कर रहे हैं, बट विदाउट पेमेंट अगर हमने किया तो भी हम लोग को मिल जाएगा। फिर है रिफंड ऑफ द टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स, जो कि क्या है कि डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। रिफंड ऑफ द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ टिप, या फिर रिफंड टिप मतलब कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। रिफंड ऑन द अकाउंट ऑफ द टैक्स पेड ऑन अ सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड आइदर होली या पार्शली एंड फॉर विच इनवॉइस भी क्या है, इशू नहीं है, यानी कि टैक्स ऑन दी एडवांस पेमेंट बेसिकली। रिफंड ऑफ द टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को हमने क्या कर दिया, पेड बाय ट्रीटिंग द सप्लाई एज इंट्रास्टेट सप्लाई, बट बाद में पता पड़ा वो तो इंटरस्टेट सप्लाई है एंड वाइस वर्सा। रिफंड ऑफ द आईजीएसटी पेड बाय द टूरिस्ट लीविंग इंडिया ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बाय हिम, रिफंड दे देंगे। एंड टैक्स बिकम्स रिफंडेबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट, या फिर ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट, तो टैक्स बिकम्स रिफंडेबल टू द टैक्स पेयर ऑन अकाउंट ऑफ द एसेस टैक्स ऑन द फाइनल असेसमेंट। और फाइनल असेसमेंट का जो टैक्स है वो लेस हो गया देन द टैक्स डिपॉजिटेड बाय द टैक्स पेयर, तो रिफंड देना पड़ेगा। रिफंड ऑफ द टैक्सेस पेड बाय द यूएन बॉडीज और एम्बेसीज एक्सेट्रा, रिफंड ऑफ टैक्सेस टू द रिटेल outlets established in the departure area of an international airport beyond the immigration counters, making tax-free supply to an outgoing international tourist. Refund of the advance tax deposit by the casual taxable person या non-resident taxable person, या फिर refund of the excess payment of tax। तो normal taxable person को कब refund मिलता है, क्या क्या लिमिट वगैरह है, तो टाइम लिमिट जो है refund of any tax या फिर इंटरेस्ट का भी क्लेम कर सकते हैं, तो वो कब मिलता है, 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। तो रेलिवेंट डेट हम लोग आगे बताएंगे, तो डेट ऑन विच द रिफंड क्लेम कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली यूँ मान लो कि 2 साल के अंदर हम कर सकते हैं फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। और इसका फॉर्म है जीएसटी RFD 01, जीएसटी रिफंड 01, और मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग दोनों अलाउड है। एंड रिफंड ऑफ द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो क्लेम कर सकता है रिफंड थ्रू द रिटर्न फर्निश्ड फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड, जीएसटी ईयर 3, 4, 7 जो भी है हमने रिटर्न भरा है उससे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। और रिटर्न जो भी है शैल बी डीम्ड टू बी अ रिफंड क्लेम फाइल अंडर सेक्शन 54, यानी कि हम लोग रिफंड को है जो रिटर्न से भी क्लेम कर सकते हैं जो रेलिवेंट टैक्स पीरियड में फाइल करा जाता है। अब हम लोग बोल रहे थे कि 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट की बात कर रहे थे। तो पहला केस है कि गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर बाय सी या एयर किया है, तो डेट ऑन विच द शिप एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया, तो यहाँ ये सारी जो केस मैं बता रही हूँ यहाँ से 2 years फ्रॉम दिस डेट हमें देखना है। तो डेट ऑन विच शिप या एयरक्राफ्ट लीव्स इंडिया, बाय लैंड अगर किया तो गुड्स, डेट ऑन विच द गुड्स पास द फ्रंटियर, और बाय पोस्ट किया तो डिस्पैच ऑफ गुड्स बाय पोस्ट ऑफिस। फिर है सेकेंड है कि सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो डेट ऑफ इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज लेटर देखना है यहाँ पे। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एसईजेड यूनिट या फिर डेवलपर, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ये हम लोग को देखना पड़ेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट अगर है तो डीम्ड एक्सपोर्ट, डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट दैट इज फर्निश्ड एंड टैक्स बिकम्स रिफंडेबल, अगर कोर्ट का डिग्री जजमेंट वगैरह आया है तो डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सच डिग्री जजमेंट या कोर्ट। रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज आईटीसी, तो यहाँ पे भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। प्रोविजनल असेसमेंट है तो डेट ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स। पर्सन अदर देन सप्लायर है तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, और अदर केस है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स देखना है। फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम, मतलब कि कौन कौन हमारी रिफंड क्लेम जो है वो फाइल कर सकता है, जो भी सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, तो उसके केस में क्या एप्लीकेशन फाइल करेगा, या तो रेसिपिएंट कर सकता है या फिर सप्लाई भी कर सकता है, जहाँ पे रेसिपिएंट ने आईटीसी नहीं लिया है एंड फर्निशेस एंड अंडरटेकिंग कि सप्लायर वहाँ पे क्या है रिफंड ले सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ मिलेगी, या तो आईटीसी ले लो या फिर रिफंड ले लो, यानी कि सप्लायर भी ले सकता है। तो ये फर्स्ट केस है डीम्ड एक्सपोर्ट। सेकंड है सप्लाई टू एसईजेड यूनिट या फिर डेवलपर, तो वहाँ एप्लीकेशन कौन करेगा,
Supplier after the goods have been admitted in full in SEZ for the authorized operations as endorsed by the SEZ specified officer. तो ये गुड्स की बात हो रही थी कि अगर गुड्स हैव बीन एडमिटेड इन फुल एंड सेंड सप्लायर ऑफ द सर्विसेज करेगा अलॉन्ग विद द एविडेंस रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ द सर्विसेज फॉर द ऑथोराइज ऑपरेशन. एंड थर्ड है कि सप्लायर बाय द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी. तो रिफंड कैसे क्लेम करेंगे? लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, जो रिटर्न है उससे वो करेंगे. नेक्स्ट है रिफंड टू यूएस बॉडीज एम्बेसीज एक्सेट्रा. सेक्शन 55 जो है रेड विद द सेक्शन 54(2) ऑफ द CGST एक्ट. तो हु इज एंटाइटल्ड टू द रिफंड? तो यहाँ पे स्पेशलाइज एजेंसी है, एनी स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको नोटिफाई करा है अंडर द यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट, और कंसुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज और एनी अदर पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन entitled to claim a refund of taxes paid on the notified inward supplies of the goods or services or both received by them, जो उन्होंने रिसीव करे हैं उस पे. तो टाइम लिमिट यहाँ पे है once in every quarter but before the expiry of 2 years from the last day of the quarter in which the supply was received. तो once in every quarter कर सकते हैं और यहाँ पे भी 2 years से पहले अप्लाई करना है before the expiry of the 2 years from the last day of the quarter. लास्ट डे जो भी क्वार्टर का होता है उसमें जब हमने सप्लाई रिसीव करी तो वहाँ से 2 years में करना है once in every quarter. देन हमारा एक आता है रूल नंबर 89 सबसेक्शन 4, जहाँ पे हम लोग को कुछ फॉर्मूला वगैरह निकाल के क्वेश्चन करना होता है. उसका एग्जांपल भी हम लोग इस रिवीजन ऑडियो में लास्ट में कर लेंगे. तो रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात यहाँ पे हो रही है, तब हम लोग कैसे करेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो ये होता है टर्नओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का टर्नओवर इनटू नेट ITC अपॉन द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. यानी कि टर्नओवर जीरो रेटेड सप्लाई का कितना है गुड्स एंड सर्विसेज, और अपॉन हमने किया डिवाइड बाय, मतलब कि टोटल हमारा इतना है और इतना हमारा गुड्स एंड सर्विसेज जीरो रेटेड का है और इनटू नेट ITC. तो जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाता है? रिफंड होता है. एंड यहाँ पे रिफंड इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये भी आगे आएगा. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो होता है तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ का भी लगभग सेम ही होता है कि टर्नओवर ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई जो है गुड्स एंड सर्विसेज का अपॉन द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर और इनटू नेट ITC ऑफ द इनपुट्स. सिर्फ इनपुट्स का नेट ITC का यहाँ पे मिलता है और उसमें से हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं टैक्स पेबल ऑन द इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी टैक्स पेबल है वो हम लोग को माइनस करना होता है इनटू द नेट ITC ऑफ द इनपुट्स. इनटू हमेशा नेट ITC ऑफ इनपुट्स करना है यहाँ पे IDS के उसमें, और टैक्स पेबल डिवाइड बाय ITC अवेल ऑन द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. तो नीचे जो डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो वो आएगा ITC ऑन द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे? सर्विसेज लेंगे, और गुड्स तो हमें बिल्कुल भी लेना ही नहीं है इसके केस में, IDS के केस में. तो ITC जो मिलता है ओनली फॉर इनपुट हम लोग यहाँ पे देखते हैं. नेट ITC जो है सिर्फ इनपुट्स का देख रहे हैं, और जब हमने डिवाइड किया ना तो हमने क्या? इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. ये तो बहुत ही बारीकी वाली चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है. अब हम बात करते हैं कि नेट ITC जो हमने करा, जैसे 89(4) जो सब सेक्शन है हमारा, 89(4) तो है जीरो रेटेड सप्लाई और 89(5) है IDS का. तो 89(4) में क्या है कि जो हमारा नेट ITC है तो हम लोग उसको मतलब है ना दोनों में हमें कैपिटल गुड्स तो बिल्कुल नहीं लेना है, और जो जीरो रेटेड है उसमें इनपुट्स भी ले लेंगे, इनपुट सर्विसेज भी ले लेंगे. बट जो 89(5) है उसमें सिर्फ हम क्या लेंगे? इनपुट्स लेंगे. एंड नेट ITC डज नॉट इंक्लूड द ITC फॉर विच द रिफंड इज क्लेम अंडर सब रूल 4A या 4B. अगर हमने रिफंड क्लेम कर लिया है तो वो हमारा नेट ITC वहाँ पे नहीं हम लोग इंक्लूड करेंगे. यहाँ पे जो हम लोग ने बोला कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये सब क्या होता है? तो टर्नओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? द वैल्यू ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ द गुड्स, या तो डायरेक्टली दे रखा होगा विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द बॉन्ड और LUT, ये लेना है, या फिर और द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई, जो डोमेस्टिकली सप्लाई हो रहे हैं उसका 1.5 टाइम्स लेना है. तो इन दोनों में से जो लेस होगा वो हम लोग लेंगे अदर देन द टर्नओवर ऑफ द सप्लाई इन विच द रिफंड इज क्लेम. और इसमें से वही लेना है जिसमें रिफंड हमने क्लेम नहीं किया है वो वाली सप्लाई के लिए. तो यानी कि वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर हमने एक्सपोर्टेड करे हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या वैल्यू लेनी है? फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्म, और द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस और द बिल ऑफ सप्लाई विच एवर इज लेस. तो इन दोनों में से हम लोग
कोई भी ले सकते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर में हम लोग को गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया भी लेना पड़ेगा, और ये वाला जो हमने अभी वैल्यू निकाला है वही चीज़ उसमें आएगी, टोटल टर्नओवर में आएगी एडजस्टेड में, क्योंकि ये हमने यहाँ निकाल लिया। फिर टर्नओवर ऑफ द जेड जीरो रेटेड सप्लाई ZRS ऑफ द सर्विसेज। इसका बहुत सिंपल है, पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द करंट पीरियड। क्वेश्चन में ये सब दे रखा होता है, पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द करंट पीरियड, इसमें प्लस कर देंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द करंट पीरियड फॉर विच द एडवांस पेमेंट हैड बीन रिसीव्ड, यानी कि जिसका पेमेंट आ गया है वो प्लस करेंगे और लेस कर देंगे सर्विसेज जो फ्यूचर में देनी है, बट एडवांस पीरियड क्या है, करंट पीरियड में आ गया है। मतलब बेसिकली ये है कि जो फ्यूचर में सर्विसेज देनी है वो हमें लेस करनी है, जो सर्विसेज प्रोवाइडेड है वो प्लस करा, जो फ्यूचर में देनी है वो लेस करा, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल ZRS ऑफ दी सर्विसेज। और फिर हमारा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, उसमें सम टोटल किसका होता है, द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी एक्सक्लूडिंग द टर्नओवर ऑफ सर्विसेज का अलग से करते हैं। तो टर्नओवर है प्लस उसमें कर देंगे टर्नओवर ऑफ द ZRS ऑफ द सर्विस जो हमने अभी कैलकुलेट किया, प्लस द नॉन ZRS ऑफ सर्विसेज, वो भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और यहाँ पे क्या हमको लेस करना है वो ध्यान रखना है, एग्जाम सप्लाईज हमें को लेस करनी है अदर देन द ZRS, क्योंकि उसी का तो हम ये सब कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ द एग्जाम सप्लाईज करना है लेस, प्लस द टर्नओवर ऑफ द सप्लाईज जिसमें क्या है रिफंड हमने क्लेम किया है वो लेस हमें करना है। तो ये जो हमारा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है, इसमें हमने टर्नओवर सर्विसेज का तो अलग से हमने ZRS और वो ऐड किया, पर ये जो टर्नओवर है इसमें हम लोग को नॉट इंक्लूड द टैक्सेस अंडर GST और इसमें इनवर्ड सप्लाईज अंडर RCM, ये भी हमें नहीं लेना है। और एक्सक्लूड का ध्यान रखना है, एग्जाम सप्लाई नहीं लेनी है अदर देन ZRS, और जो टर्नओवर ऑफ द सप्लायर जो डीम्ड एक्सपोर्ट है आगे बताएंगे ऑन विच द रिफंड हैज बीन क्लेम, वो भी हमें क्या करना है, नहीं लेना है। और ऐसी कोई भी सप्लाई हमने की है एनी प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, किसी को भी हमने किया है जिसमें ITC क्या है रेसिपिएंट ने ले लिया, तो वो हम लोग क्या करेंगे, टोटल टर्नओवर ऑफ दी ZRS में नहीं इंक्लूड करेंगे, बट वो हम टोटल टर्नओवर में कर लेंगे, यानी कि ZRS में तो उसको नहीं लेंगे क्योंकि ITC रेसिपिएंट ने कर लिया है तो उसको हमें कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन उसको टोटल टर्नओवर में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। एक बार पढ़ रखा होगा पहले तो ये सब हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और जो मैंने नेट ITC की बात करा था बस वो ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल गुड्स में नहीं लेना है, और ब्लॉक क्रेडिट वाला भी नेट ITC में नहीं आएगा। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर था उसमें जो बेसिक चीज़ें थी कि ITC ऑन द इनपुट और इनपुट सर्विसेज इन दी एग्जाम सप्लाई वाला है अदर देन द ZRS नॉट इंक्लूडेड इन दी ITC। तो ये जो एग्जाम सप्लाई में अपन ने ITC काम में लिया वो भी हमें नहीं लेना है, और ITC का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये इस तरह से हमने नेट ITC भी निकाल लिया, ZRS ऑफ द गुड्स भी निकाल लिया, गुड्स में लोअर वाला देखना है, फिर जो गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया है उसमें भी हमें क्या देखना है, लोअर देखना है, वो भी वैल्यू जो शिपिंग बिल वाली है वो या फिर टैक्स इनवॉइस, इन दोनों में से जो लोअर है वो हमें देखना पड़ेगा। एंड सर्विसेज का निकाल लेंगे, तो इन सब से हम लोग एडजस्टेड टोटल टर्नओवर और फिर फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 54(3) रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज ITC है। तो अनयूटिलाइज ITC क्या मिल जाएगा हमको एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। तो वहाँ पे कब मिलेगा, मतलब हमने यूटिलाइज किया नहीं है ITC को, तो वहाँ पे जैसे कि ZRS हमने किया है जीरो रेटेड सप्लाईज मेड विदाउट द पेमेंट ऑफ द टैक्स, या फिर क्रेडिट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द IDS इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि रेट ऑफ इनपुट्स जो है वो हाई है देन द रेट ऑफ द टैक्स ऑन द आउटपुट सप्लाईज अदर देन द निल रेट ऑफ फुली एग्जम्प्टेड। यहाँ पे फुली एग्जम्प्टेड और निल रेट की बात नहीं कर रहे हैं, बट रेट ऑफ इनपुट्स जो है वो हमारी हाई है, तो उससे क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है ITC, और उससे क्या हो जाएगा, हम लोग को रिफंड मिल जाएगा। बट रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज ITC वो नहीं अलाउ होगी दो केस में, वेयर द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर उनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है ना तो हमें नहीं करेंगे, हम लोग ना मतलब ITC अलाउ नहीं करेंगे, बट अगर निल रेट लग रही है एक्सपोर्ट ड्यूटी तो हमें रिफंड अलाउ कर देंगे। एंड वेयर द supplier of the goods or services avails of drawback in respect of the central tax and claims refund of the integrated tax paid on such supply, तो यहाँ पे भी हमें रिफंड नहीं मिलेगा, मतलब उसने ड्रॉबैक किया है और रिफंड वो मांग रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स का, तो यहाँ पे भी क्या है, ITC नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या लगाने पड़ेंगे, जो भी हमें प्रिस्क्राइब है वो करने पड़ेंगे, और अदर एविडेंस में एक आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट हमें लगाना पड़ेगा, मतलब कि हमें ये बताना पड़ेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट जो है डज नॉट एक्सिस्ट एंड नो एविडेंस रिक्वायर व्हेन द रिफंड अमाउंट जो है वो लेस देन ₹2 लाख है, वहाँ पे क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन चल जाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं
तो अगर रिफंड क्लेम हम लोग कर रहे हैं, किस किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो रिफंड क्लेम इज ऑन अकाउंट ऑफ, फर्स्ट है रिफंड ऑर्डर के बेस पे है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एविडेंस लगेगा, कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास और द रेफरेंस नंबर ऑफ द प्री डिपॉजिट। सेकेंड है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो इन्वॉइसेस, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, बीआरसी या एफआईआरसी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड टू एसईजेड यूनिट या फिर डेवलपर है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट कंटेनिंग द नंबर एंड द डेट ऑफ इन्वॉइसेस, एविडेंस रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस, ये हम लोग को करना पड़ेगा। एंड डिक्लेरेशन टू द फैक्ट दैट द टैक्स हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द एसईजेड यूनिट या फिर डेवलपर। और डीम्ड एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे, उसमें एक्नॉलेजमेंट बाय द जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्टर दैट द सेड सप्लाईज हैव बीन रिसीव्ड बाय द डीम्ड एक्सपोर्टर एंड अंडरटेकिंग बाय द रेसिपिएंट ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई दैट नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑफ, मतलब रेसिपिएंट ने कोई आईटीसी नहीं लिया है एंड ही शिल नॉट क्लेम द रिफंड, और वो कह रहा है कि सप्लायर जो है वो हमारा रिफंड ले सकता है। सेक्शन 54(6) है प्रोविजनल रिफंड। अगर कोई भी केस ऑफ क्लेम फॉर रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ द ZRS जीरो रेटेड सप्लाई, तो पीओ रिफंड कर सकता है प्रोविजनल बेसिस में विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, लेकिन सिर्फ 90% ऑफ द टोटल अमाउंट ही रिफंड करेगा ऑफ द टोटल अमाउंट सो क्लेम, और फिर बाद में ऑर्डर करेगा GST RFD 06 फॉर्म में फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द रिफंड क्लेम आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और कंडीशन यहाँ पे प्रोविजनल रिफंड की ये है कि जो भी एप्लीकेंट है ड्यूरिंग द 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स पीरियड, जब वो टू विच द क्लेम फॉर रिफंड रिलेटेड है तो उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years है, ही हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस और अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ, जहाँ पे कि टैक्स इवेडेड जो है एक्सीड ₹2.5 करोड़, यानी कि वो कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं हुआ है। रिफंड ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या है, तो पीओ जो रिफंड ऑर्डर इशू करता है विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल द रिस्पेक्ट्स, जो यहाँ पे टाइम लिमिट 60 days है। और फॉर्म भी क्या है इसका, GST रिफंड 06 है, ये भी 6 है, तो 6 और 60 days। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एंट्रेंचमेंट क्या होता है, अनजस्ट मतलब कि डेफिशिएंट इन जस्टिस एंड फेयरनेस, एनरिचमेंट मतलब बिकमिंग रिच, यानी कि ऐसी सिचुएशन इन विच अ पर्सन बिकम्स रिच अनजस्टिफिएबली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, तो GST इज पेबल बाय द सप्लायर, बट जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो अल्टीमेट कंज्यूमर करता है। तो अगर रिफंड सप्लायर को दे देते हैं इंस्टेड ऑफ द कंज्यूमर हु बोर्न द बर्डन ऑफ द टैक्स विच इज अनरीजनेबल एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो केस वेयर द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट enrichment does not apply, यानी कि paid to applicant and not credit to consumer welfare fund, यानी कि अगर unjust enrichment अगर हमें दिखाई देता है तो वैसे तो वो consumer welfare fund में हो जाता है, बट डायरेक्टली अगर paid to applicant कब होएगा, तो वो होगा फर्स्ट केस है रिफंड ऑफ द टैक्स पेड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड सर्विसेज और इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज इन द एक्सपोर्ट। सेकंड है रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। थर्ड है रिफंड ऑफ द टैक्सेस ऑन द सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विच द इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड एंड वेयर द रिफंड वाउचर हैज बीन इशूड। एंड फोर्थ है रिफंड ऑफ द टैक्स इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 77, tax or interest paid by the applicant but he has not passed the incident to the other person or an applicant as notified by the government, या फिर excess balance in the cash ledger। तो ये सारी जो रॉन्ग टाइप ऑफ टैक्स कलेक्शन, इन केस में क्या है एप्लीकेंट को डायरेक्टली रिफंड दे दिया जाएगा। कुछ कंडीशंस वगैरह है रिफंड की, रिफंड ग्रांटेड ओनली आफ्टर फाइलिंग रिटर्न, टिल देन द रिटर्न इज विथहेल्ड, और रिटर्न जो ग्रांट करेंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज एज द रिफंड क्या है एडजस्ट हो जाएगा, और रिफंड को चैलेंज करते हैं तो कमिश्नर में विथहोल्ड हिट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी 6% की रेट है, इंटरेस्ट ऑन द रिफंड है मैक्सिमम 6% पर एनम, एंड रिफंड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या NRTP जो है वो अलाउ करेंगे आफ्टर फाइलिंग ऑल द रिटर्न, एंड रिफंड अमाउंट जो है वो क्या है रिफंड अमाउंट क्लेम्ड करेंगे तभी जब लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन हैज बीन फर्निश्ड, एंड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट रिफंडेबल कॉन्सिक्वेंट टू ऑर्डर पास इन अपील या फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे अगर अपील या फर्दर प्रोसीडिंग्स की वजह से तो इंटरेस्ट जो रिफंड पे मिलेगा वो यहाँ पे 9% पर एनम हो जाएगा, लेकिन वो कब होएगा, फ्रॉम इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ रिफंड, यानी कि यहाँ पे ना 60 days बाद से पेमेंट होता है, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन, एंड नो रिफंड विल बी अलाउड अगर अमाउंट ₹1000 से कम है, एंड द लिमिट ऑफ 1000 जो है वो हर टैक्स हेड के लिए सेपरेटली होगा, कम्युलेटिवली नहीं होगा, एंड द लिमिट वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ द रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर वाला बैलेंस जो है वो हम लोग को मिल जाएगा। फिर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं,
determination of the refundable amount in case of refund of the unutilized ITC on account of export without the payment of tax है, या supplies to SEZ unit या developer है without the payment of tax है, या फिर accumulation of इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जो है। तो ये सारे केस में जो अनयूटिलाइज आईटीसी है, तो यहाँ पे कॉमन पोर्टल जो है वो कैलकुलेट करता है रिफंडेबल अमाउंट एज द लीस्ट अमाउंट, यानी कि जो सबसे कम है वही हमें देगा। तो पहला है मैक्सिमम रिफंड अमाउंट एज पर द फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला बताया था रूल नंबर 89, 4 और 5 में, वो वाला, या फिर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द एप्लीकेंट एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, जिसका रिफंड क्लेम हमने फाइल किया है आफ्टर द रिटर्न इन द फॉर्म GSTR 3B, वो हमने फाइल किया है वो, या फिर थर्ड है बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन। तो तीनों में से जो लेस होगा वो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट अमाउंट इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम लोग है ना, तीनों में से जो भी लोअर ऑफ अबव है उतना ही हमें मैक्सिमम रिफंड क्या है अलाउड होता है, वो भी इस केस में जहाँ पे एक्यूमुलेटेड आईटीसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे है ना इसको अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स है टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस अवेलेबल, और जो CGST और SGST UTGST है वो इक्वली टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस अवेलेबल, और अगर शॉर्टफॉल है बैलेंस अवेलेबल इन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक लेजर यानी कि CGST में है, तो डिफरेंशियल अमाउंट जो है वो डेबिटेड कर देंगे अदर इलेक्ट्रॉनिक लेजर से, यानी कि SGST से दूसरे से हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और करा था सेक्शन 56 है इंटरेस्ट ऑन द डिलेड रिफंड्स। तो पहले तो मैंने 6% और 9% वाला बताया, उसी का थोड़ा और डिस्कशन कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट रिफंडेबल, अगर ऑर्डर पास करा है प्रॉपर ऑफिसर ने, तो अगर हमने क्या है कि टैक्स ऑर्डर कर दिया है किसी को भी, इफ एनी टैक्स ऑर्डर्ड टू बी रिफंडेड टू एन एप्लीकेंट, अगर उसको हमने रिफंड नहीं दिया विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब कि 60 डेज तो वेट करो, अगर नहीं दिया तो 6% पर एनम का देते हैं। और इंटरेस्ट पेबल कब दिया जाता है, कितने टाइम के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ डिले बियॉन्ड द 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट टिल द डेट ऑफ द रिफंड ऑफ द टैक्स। एंड सेकंड है इंटरेस्ट ऑन द रिफंडेबल, अगर ऑर्डर पास इन द अपील या फर्दर प्रोसीडिंग्स में आया है, रिफंड अराइज हो गया है किसी भी ऑर्डर की वजह से, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपेलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट वगैरह ने, और अगर वो भी 60 डेज में नहीं दिया तो यहाँ पे 9% हो जाता है। एंड फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, यानी कि 60 डेज के बाद से ही हमें काउंट करना है टिल द डेट ऑफ द रिफंड। एंड थर्ड है कि ऑर्डर सैंक्शनिंग इंटरेस्ट ऑन द रिफंड डिलेड रिफंड, तो ये रूल नंबर 94 है कि इंटरेस्ट इज ड्यू एंड पेबल टू दी एप्लीकेंट, तो पीओ क्या करेगा, शैल मेक एन ऑर्डर अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑर्डर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। मतलब कि इंटरेस्ट के लिए भी एक अलग से ऑर्डर कर रहे हैं जो स्पेसिफाई करेगा द अमाउंट ऑफ द रिफंड, कितना डिले है, और पीरियड ऑफ डिले बताएगा जिसके लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं, और कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल है, तीन चीज़ें बताएंगे। और इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स, जो कि मेंशन है रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स में, और जो भी एप्लीकेशन ऑफ रिफंड में दिया गया है। द फॉलोइंग पीरियड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ डिले, डीले में हम लोग ये पीरियड नहीं काउंट करेंगे, यानी कि एनी पीरियड ऑफ टाइम बियॉन्ड द 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस दैट द एप्लीकेंट टेक्स टू फर्निश अ रिप्लाई और सबमिट द एडिशनल डॉक्यूमेंट या रिप्लाई। 15 दिन से ज़्यादा का टाइम उसको दिया है तो वो 15 दिन से ज़्यादा जो टाइम है वो वाला नहीं इंक्लूड करेंगे, प्लस द पीरियड ऑफ टाइम टेकन आइदर बाय द एप्लीकेंट फॉर फर्निशिंग द करेक्ट डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट जिसमें रिफंड क्रेडिट करना है, और फॉर वैलिडेटिंग द डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट एंड वेयर द अमाउंट ऑफ द रिफंड सैंक्शन तो हुआ है बट कुड नॉट बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। तो ये जो डिले हो रहा है ना वो हम लोग उसमें नहीं काउंट करेंगे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है IDS के केस में रिफंड की बात करी थी, हमने बोला था कि इनपुट्स का जो है रेट हाई है बट आउटपुट्स का क्या है कि टैक्स रेट जो है वो कम है इनपुट से, तो इससे क्या है क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि एडमिसिबल होता है रिफंड के लिए। बट यहाँ पे रिफंड नहीं अलाउ करेंगे इन केस द वेयर द आउटपुट सप्लाई इज आइदर निल रेटेड और फुली एग्जेम्प्ट। अगर आउटपुट सप्लाई बिल्कुल निल रेटेड या फुली एग्जेम्प्ट है तो रिफंड नहीं अलाउ करेंगे। एंड नो रिफंड शैल बी अलाउड इन केस ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द रिफंड और एक्यूमुलेटेड ITC। तो कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रिफंड है बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अनरजिस्टर्ड बायर्स हैं जिन्होंने एंटर किया है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उन्होंने बाद में सब्सिक्वेंटली क्या है वो कैंसिल हो गया ड्यू टू द कंप्लीशन और डिले और एनी अदर रीजन। तो जो पीरियड ऑफ फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट है वो भी क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। एंड द सप्लायर में रिफंड द अमाउंट टू द बायर आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ द टैक्स कलेक्टेड बाय हिम। तो यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसने बॉन्ड किया है द इंसिडेंट ऑफ टैक्स, तो किसी और को पास नहीं किया है, तो रिफंड किसको देंगे, उसको ही देंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड।
तो इस चीज़ के लिए क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है रिफंड का, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन कैटेगरी में, और इसका भी फॉर्म जीएसटी रिफंड 01 है। एंड रूल नंबर 89(2) हैज़ बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ द रिफंड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड द स्टेटमेंट टू बी अपलोडेड, जो भी है फॉर दी सेड रिफंड एप्लीकेशन। तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे, कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस, नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्स पेड, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड हम लोग क्लेम कर रहे हैं, अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ द इनवॉइसेस एंड प्रूफ ऑफ मेकिंग सच पेमेंट टू द सप्लायर। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी मिल जाएगा रिफंड। तो पहला तो यही है स्टेटमेंट ऑफ दी, जिसमें डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस वगैरह है, एंड सेकंड है कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने सप्लायर से एग्री करा है फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि ये सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाली बात हो रही है। एंड थर्ड है द लेटर इशूड बाय द सप्लायर फॉर द कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस एंड डिटेल्स ऑफ द पेमेंट जो रिसीव करा है फ्रॉम द सप्लायर अगेंस्ट द कैंसिलेशन फॉर द टर्मिनेशन। तो ये सारा अनरजिस्टर्ड पर्सन देगा डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे सप्लायर भी सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट इशूड बाय द सप्लायर to the effect that he has paid the tax on the invoices on which refund is claimed by the applicant and he has not adjusted the tax amount against his tax liability by issuing credit note. क्रेडिट नोट वगैरह नहीं इशू करा है, ना ही उसने कोई लाइबिलिटी एडजस्ट करी है, एंड ही हैज नॉट क्लेम्ड, एंड वो क्लेम करेगा भी नहीं ऑफ द रिफंड ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व इन दिस इन्वॉइसेस। और सर्टिफिकेट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट टू द इफेक्ट कि यहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है इन केस द एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, यानी कि यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट इन केसेस वेयर द रिफंड क्लेम जो अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, अगर वो है ना 2 लाख से ज़्यादा है तो भी हमें ये नहीं देना पड़ेगा। और रेलेवेंट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड क्या है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द लेटर ऑफ कैंसिलेशन, जो भी कैंसिल हुआ है उसी दिन से कर सकते हैं, और प्रोपोर्शनल रिफंड भी हो जाएगा इन केसेस वेयर द अमाउंट पेड बैक बाय द सप्लायर टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन कैंसिलेशन या फिर टर्मिनेशन जो है वो लेस है देन द अमाउंट पेड बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द सप्लायर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व जो है वही हम लोग पेमेंट करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को। और एक और क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिसिबिलिटी ऑफ द रिफंड वेयर एन एक्सपोर्टर अप्लाइज फॉर रिफंड सब्सिक्वेंट टू द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रूल 96 ए, यानी कि यहाँ पे है कि एक्सपोर्टर्स ने वॉलंटरी कर दिया है पेमेंट ऑफ द ड्यू इंटीग्रेटेड टैक्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे गुड्स कुड नॉट बी एक्सपोर्टेड और पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो भी रियलाइज नहीं किया है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे यही है कि एज लॉन्ग एज द गुड्स आर एक्चुअली एक्सपोर्ट किए हैं और एज द केस में बी और द पेमेंट इज रियलाइज इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज, भले ही वो टाइम लिमिट के बाद में है, बट द बेनिफिट ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई दैट कैन नॉट बी डिनाइड टू द कंसर्न एक्सपोर्टर्स। एंड यहाँ पे यही क्लैरिफिकेशन है, एंड ऑन एक्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड और द केस में बी ऑन रियलाइजेशन ऑफ द पेमेंट इन केस ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो एक्सपोर्टर्स को एंटाइटल है रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज आईटीसी, तो उनको मिलेगा यहाँ पे रिफंड, यानी कि इनको अनयूटिलाइज आईटीसी का तो मिलेगा ही, और साथ में ही जो बाद में है ना ये मतलब नहीं कर पाए हैं सब्सिक्वेंट टू द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स या रियलाइजेशन ऑफ द पेमेंट जो भी है, तो सैड एक्सपोर्टर्स जो हैं वो वुड बी एंटाइटल टू क्लेम द रिफंड ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स पेड अर्लियर ऑन द अकाउंट्स ऑफ गुड्स नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड, या फिर पेमेंट नहीं रियलाइज करा है विद इन द टाइम फ्रेम। एंड इट इज़ बीइंग क्लैरिफाइड दैट नो रिफंड ऑफ द इंटरेस्ट पेड शेल बी एडमिसिबल। तो रिफंड ऑफ द इंटरेस्ट पेड जो है इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा बट इंटीग्रेटेड टैक्स का मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे है कि एक्सपोर्टर्स को क्या क्या मिल जाएगा, रिफंड किस किस का मिलेगा, अनयूटिलाइज आईटीसी का भी मिलेगा, और रिफंड ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स जो पे किया उसका भी मिलेगा, और पेमेंट ऑफ द सर्विसेज जो नहीं रियलाइज करी है विद इन टाइम फ्रेम उसका भी मिलेगा, बट रिफंड ऑफ इंटरेस्ट पेड ये हम क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। कंडीशन फॉर रिफंड ये है कि इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन और नेम एंड जीएसटीआईएन या फिर यूआईएन जो है रेसिपिएंट का वो मेंशन होना चाहिए टैक्स इनवॉइस में। फिर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है टू टूरिस्ट हु इज़ लिविंग इंडिया, तो उसको रिफंड देंगे। तो रिफंड ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे है नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया, इसका मतलब होता है कि एंटर या स्टे इन इंडिया जो है वो 6 मंथ से कम है, यानी कि लेस देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पे कि 6 मंथ से कम उसका होना चाहिए लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस के लिए। फिर है स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू दी रिफंड इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वाली एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो एप्लीकेंट को रिसीव तो हो गया है रिफंड, बट वहाँ पे वो क्या है रियलाइज़ नहीं कर पाया प्रोसीड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो उसको एक चीज़ और करनी पड़ती है, डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द रिफंड विद द इंटरेस्ट एट 18% पर एनम विद इन 30 days
टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन, जितना नॉन रियलाइजेशन किया है तो वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बट इफ RBI राइट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट तो नो नीड टू डिपॉजिट। फिर एक है कि प्रोसीजर ऑफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिफंड क्लेम क्या होता है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिफंड क्लेम की बात करते हैं। रिफंड क्लेम ऑफ द कैश लेजर बैलेंस, तो कैश लेजर बैलेंस है वो तो ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा ऑन पोर्टल। बट अदर केस में क्या होगा, एप्लीकेशन फॉरवर्ड होएगी ऑफिसर को, और अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगा अलॉन्ग विद द डेट। बट एप्लीकेशन नॉट कंप्लीट तो डेफिशिएंसी मेमो इशूड एंड रिक्वायरिंग टू फाइल द फ्रेश एप्लीकेशन आफ्टर रेक्टिफिकेशन। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो 60 डेज में हो जाएगा, यानी कि रिफंड ऑर्डर जो है वो विद इन 60 डेज इशू हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट। और प्रोविजनल रिफंड बताया था कि मैक्सिमम 90% ऑफ द अमाउंट जो है वो रिफंड होता है, प्रोविजनल रिफंड, एंड दैट कैन बी इशूड ऑन अकाउंट ऑफ द ZRS विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। डीम्ड एक्सपोर्ट इसमें वर्ड आया है बार बार, तो एक बार हम लोग उसका पढ़ लेते हैं कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। वैसे तो आगे भी कवर होगा। तो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हुए हैं तो नॉट टेकन आर प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट कौन से हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स अगेंस्ट द एडवांस ऑथराइजेशन, या फिर सप्लाई ऑफ द कैपिटल गुड्स अगेंस्ट द EPCG ऑथराइजेशन, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट EHTPU सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट यूनिट या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, या फिर सप्लाई ऑफ द गोल्ड बाय बैंक्स और PSUs अगेंस्ट द एडवांस ऑथराइजेशन। यानी कि एक्चुअली आउटसाइड इंडिया नहीं हुए हैं तो ऑप्शन नॉट टू पे द टैक्स और बॉन्ड LUT ये क्या है अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो बाद में यहाँ पे क्या होता है, पे टैक्स ऑन सप्लाई, तो रिफंड उसका लिया जा सकता है। अब फाइनली हम लोग एक ना एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं रूल नंबर 89(4) के लिए कि रिफंड जो एलिजिबल है एक्यूमुलेटेड ITC के लिए ZRS वाला, तो उसमें हम लोग कैसे क्या करेंगे, यानी कि एक्यूमुलेटेड ITC ऑन द ZRS अंडर बॉन्ड या LUT विदाउट द पेमेंट ऑफ IGST। तो यानी कि यहाँ रिफंड का फॉर्मूला क्या होता है, टर्नओवर ऑफ द ZRS ऑफ द गुड्स प्लस सर्विसेज अपॉन द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर और इनटू नेट ITC। और नेट ITC यहाँ पे बताया था मैंने इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज का है, कैपिटल गुड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सारे मैंने चीज़ें तो पहले ही बता रखी थी। तो यहाँ पे सपोज करो मिस्टर ए ने सेल किए गुड्स नेम्ड X, लोकली भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। तो यानी कि यहाँ पे नेट ITC अवेलेबल डायरेक्ट दे दिया हमको 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज़, और गुड सप्लाइड इन द लोकल मार्केट कितना है, 15 लाख है, और गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट IGST पेमेंट कितना है, 25 लाख है। और ये जो 25 लाख है गुड्स एक्सपोर्टेड विदाउट GST, इसी की डोमेस्टिक वैल्यू है 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़। और ये तो गुड्स की बात थी। सर्विसेज एक्सपोर्टेड बट पेमेंट रिसीव लास्ट ईयर, तो ये आ जाएगा हमारा 20 लाख रुपीज़। और सर्विसेज एडवांस रिसीव है बट सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, ये है 40 लाख। और सर्विस पेमेंट रिसीव फॉर एक्सपोर्ट है, ये है 60 लाख रुपीज़। और सर्विस प्रोवाइडेड इन द लोकल मार्केट, ये है 20 लाख रुपीज़। तो कैसे हम लोग रिफंड वगैरह निकालेंगे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो नेट ITC तो डायरेक्ट दे दिया हम लोग को 10 लाख रुपीज़ है। अब टोटल टर्नओवर जो है हमारा ZRS ऑफ द गुड्स का अगर हम लोग निकालें तो वैल्यू ऑफ द गुड्स क्या है विदाउट द IGST है 25 लाख रुपीज़, और 1.5 टाइम द डोमेस्टिक वैल्यू। तो डोमेस्टिक वैल्यू कितनी है, 20 लाख है, यानी कि 1.5 इंटू 20 लाख होता है हमारा 30 लाख। तो हम लोग क्या लेंगे, लोअर लेते हैं। तो 25 लाख एक्चुअल वैल्यू है और 1.5 टाइम द डोमेस्टिक वैल्यू 30 लाख। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, 25 लाख, यानी कि ये हमारा ZRS ऑफ गुड्स जो है वो हमारा आ गया 25 लाख। फिर है ZRS ऑफ सर्विसेज अगर निकालें तो पेमेंट कितना रिसीव हुआ है, पेमेंट हमारा हुआ है जो रिसीव हमने किया है सर्विसेज के लिए ZRS एक्सपोर्ट वाला, वो है 60 लाख। उसमें हम प्लस करेंगे जो सर्विस हमने प्रोवाइड करी है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो हमारा है 20 लाख रुपीज़। और जो सर्विस नहीं कंप्लीट हुई है -40 लाख कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 60 + 20 यानी कि 80 और -40 तो ये आ जाएगा 40 लाख, यानी कि ZRS और सर्विसेज कितना आ गया, 40 लाख। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या करेंगे, टोटल टर्नओवर अब जो गुड्स का निकाला था हमने 25 लाख, वो सर्विसेज का 40 लाख ऐड कर दिया। उसके बाद अब इनमें जो बचा हुआ है लोकल गुड्स हम लोग कितने करते हैं, लोकल वाले जो गुड्स हैं वो लास्ट में हमारा है कि उसका सर्विसेज भी करते हैं और लोकल गुड्स भी हम लोग देते हैं। तो लोकल गुड्स की वैल्यू है 15 लाख और लोकल सर्विसेज की है 20 लाख। तो ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हमारा आ जाएगा 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ का ये हो गया। नेट ITC कितना हो गया, 1 लाख। और गुड्स और सर्विसेज का जो ZRS है वो कितना हो गया, 40 लाख + 25 लाख, यानी कि 40 लाख + 25 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 10 लाख, तो ये आ जाएगा 6,50,000। तो ये जो आंसर है ये रिफंड हो जाएगा हमारा। अब एक और है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ द गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बट वापस हम लोग नॉट ब्रॉट बैक, मतलब वापस नहीं लाए।
गुड्स टेकन आउटसाइड इंडिया फॉर एग्जीबिशन या फिर सेल और अप्रूवल बेसिस हमने किया है, तो ये क्या है, डोंट कंसिडर इट एज सप्लाई एंड नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व एट दिस स्टेज, तो टेक ऑन बिल ऑफ सप्लाई। तो अगर आइटम्स जो एग्जीबिशन या सेल और अप्रूवल बेसिस है दैट आर सोल्ड विद इन 6 मंथ्स, तो सोल्ड अगर हो गए हैं तो क्या कर देंगे, इशू टैक्स इनवॉइस, क्योंकि ये सून एज सोल्ड है। और अगर आइटम नॉट सोल्ड नाइदर ब्रॉड बैक टू इंडिया टिल 6 मंथ्स तक हमें सारी चीज़ें देखनी है, तो अगर 6 मंथ्स तक ये इंडिया भी वापस नहीं आया तो इशू टैक्स इनवॉइस ऑन द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। और अगर आइटम ब्रॉड बैक विद इन द 6 मंथ्स तो हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो यानी कि अगर हमने ये जो था कि इशू टैक्स इनवॉइस कर दिया, अगर सोल्ड कर दिया या इंडिया में नहीं आया 6 महीने तक, तो इवन नो IGST पेड और बॉन्ड और LUT प्रोवाइडेड, तो रिफंड ऑफ द एक्यूमुलेटेड ITC जो है वो हम लोग कैन बी टेकन बट ओनली आफ्टर रेजिंग टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस के बाद जो है ना रिफंड हम लोग ले सकते हैं एक्यूमुलेटेड ITC का। फिर एक लास्ट पॉइंट हमारा बचता है एक्यूमुलेटेड ITC ऑन अकाउंट ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, IDS जो है, रूल नंबर 89(5) जो है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इनपुट की रेट क्या है, हायर है देन द टैक्स रेट ऑन द आउटपुट, जिससे एक्यूमुलेशन ऑफ ITC होता है। तो इट इज़ ऑल्सो अलाउड टू द मर्चेंट एक्सपोर्टर जो कंसेशनल रेट पे एक्सपोर्ट करता है एट दी 0.10%, वो भी कंडीशन हैं। लेकिन ये जो IDS है, नॉट अलाउड द रिफंड टू दी सप्लाई ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विस अंडर शेड्यूल 3, उनको अलाउ नहीं होगा, या फिर रेल लोकोमोटिव पावर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन लोगों को नहीं अलाउड होगा। अब इसका जो फॉर्मूला है रिफंड का IDS में, वो क्या होता है कि यहाँ पे जो टर्नओवर ऑफ द IDS है, तो टर्नओवर ऑफ द IDS अपॉन द एडजस्टेड टर्नओवर इनटू द नेट ITC, और ITC नेट ITC यहाँ पे सिर्फ इनपुट्स का लेना है, और इसमें माइनस कर देंगे टैक्स पेबल ऑन द ITC, टैक्स पेबल ऑन द IDS, जितना हमें IDS पर टैक्स पे करना है वो, और अपॉन द ITC अवेल ऑन द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इनटू नेट ITC। तो नेट ITC यहाँ पे बता दिया सिर्फ इनपुट्स का लेना है। तो इसका भी एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। ABC इज अ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है। अब है ना यहाँ पे कैसे ये निकालना है ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की करते हैं, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो A जो है ना उसकी रेट कितनी है, 12% है, B की रेट है 28%, और इनके लिए जो हम लोग पार्ट परचेज करा है, तो पार्ट X हमने परचेज करा है जिसकी रेट कितनी है, 28% है, और पार्ट Y हमने परचेज करा है वो कितनी है, उसकी रेट है 5% है, और इनपुट सर्विस जो हमने लिया है उसकी रेट है 5%, और कैपिटल गुड्स भी परचेज करें उसकी रेट है 12%। तो अभी हमने क्या है कि अमाउंट तो हमने देखा ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ रेट के हिसाब से देखा। तो नेट ITC सिर्फ इनपुट्स का मिलेगा, यानी कि जो पार्ट XY हैं उन पे इनपुट पे मिलेगा। तो अब अमाउंट देख लेते हैं कि X जो परचेज करा है वो 80 लाख का है, तो 80 लाख इंटू 28% प्लस कितना है, Y जो परचेज किया है वो 1 लाख का 5% है, तो 1 लाख इंटू 5%, तो ये जो नेट ITC निकल के आ जाएगा ये आएगा 22,90,000। तो सबसे पहले हमने नेट ITC निकाल लिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं टर्नओवर ऑफ दी इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, यानी कि जो IDS वाली सप्लाई है वो कितनी होएगी, तो वो हमारी होएगी आउटवर्ड रेटेड सप्लाई, यानी कि इसमें जो मतलब है ना मेन जिसके आउटपुट का टैक्स क्या है कि कम है और इनपुट का ज़्यादा है। तो यहाँ पे है कि जो आउटवर्ड सप्लाई जो इक्विपमेंट A है उसकी तो 12% है और B की तो 28% है, B की ज़्यादा है बट A की क्या है, कम है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्नओवर ऑफ द इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई, तो ये दे रखा है डायरेक्टली क्वेश्चन में 1 करोड़ है। अब हम बात करते हैं तो ये कैसे निकाला, ये वापस बता देते हैं कि IDS के लिए देखो A जो है हमारा उसका है ना आउटवर्ड की सप्लाई कितनी है, मतलब उसकी आउटवर्ड की रेट कितनी है, 12% है, बट इनपुट की रेट कितनी है, 28% है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, IDS हो गया। और जो B है उसकी आउटपुट की रेट है 28% बट इनपुट की रेट है 5%, तो वो तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, उसका नहीं है। तो हमें देखना है A के लिए, तो A का जो टर्नओवर है आउटवर्ड वाला वो कितना है, 1 करोड़ है, डायरेक्ट दे दिया। अब जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है ना वो हम लोग को देखना है आउटवर्ड वाला, तो वो हमारा A का तो है 1 करोड़ जैसे हमने बताया ये, और B का कितना है 25 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 1 करोड़ 25 लाख। अब हमें निकालना है ITC अवेल ऑन दी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, तो यानी कि यहाँ हमें टोटल ITC लेना है, गुड्स और सर्विसेज का लेना है, कैपिटल गुड्स का नहीं लेना है। तो ये हम लोग निकाल लेंगे। गुड्स का तो हमने अभी नेट ITC, इनपुट्स का तो निकाल लिया 22,90,000 ऊपर जो निकाला वही, और उसमें सर्विसेज का और प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट सर्विस, क्वेश्चन में दिया हुआ है इनपुट सर्विस जो परचेज करी थी टेकन फॉर प्रोडक्शन, तो 20 लाख वो है और रेट है 5%, तो 20 लाख इंटू 5% 1 लाख का ये, तो टोटल ITC कितना हो जाएगा 23,90,000। अब हमारे पास सब कुछ है, बस फॉर्मूले में हमें लगाना है। तो रिफंड हमारा कितना हो जाएगा, तो रिफंड पहले हम बात करें तो पहले होता है कि IDS का टर्नओवर कितना है 1 करोड़, तो 1 करोड़ अपॉन टोटल टर्नओवर है
0.25 करोड़ और इनटू नेट आईटीसी इनपुट्स का कितना है 22,90,000। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और इसमें से माइनस क्या करते हैं, टैक्स पेएबल ऑन दी आईडीएस। तो आईडीएस का टर्नओवर कितना है 1 करोड़ है और उस पर टैक्स हमें आउटवर्ड सप्लाई पे कितना देना है 12%। तो 1 करोड़ इंटू 12% और इंटू इसमें क्या करेंगे नेट आईटीसी तो सेम रहेगा 22,90,000 और डिवाइड करेंगे जो आईटीसी हमने लिया है ऑन द इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का, तो वो है 23,90,000। तो ये सब हम लोग करेंगे तो रिफंड आएगा हमारा, जो इसका सेकंड स्टेप है। तो इसमें से 18,32,000 में से माइनस कर देंगे 11,49,800, तो हमारे पास आएगा 682,200। तो ये हमारा रिफंड का हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो कैलकुलेशन आनी चाहिए और फॉर्मूला तो हम लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। हमें 4 चीज़ें एग्जाम में निकालनी पड़ेगी, नेट आईटीसी, टर्नओवर ऑफ द आईडीएस, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालना पड़ेगा, फिर आईटीसी ऑन द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। ये 4 चीज़ें निकाल ली, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और काफ़ी स्कोरिंग भी है ये। तो यहाँ पे जो रिफंड वाला चैप्टर है तो ये हमारा 19 चैप्टर रिफंड वाला ख़त्म होता है और नेक्स्ट रिवीजन ऑडियो में मैं मिलती हूँ चैप्टर 20 दैट इज़ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिन सभी के एग्जाम्स हैं। और अगर ये रिवीजन ऑडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।